था। क्यों शारजिल इमाम को क्यों सपोर्ट नहीं करते, वो क्लियर करिए, मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे शायद ये वीडियो, असम में भी होगा। अगर सरकार आएगा तो होगा। मतलब कुछ खास मुद्दा, कुछ डेवलपमेंट का मुद्दा फिक्स होते हैं। देखो, भारत जोड़ो यात्रा लोगों का काफ़ी रेस्पॉन्स मिला है, काफ़ी कामयाब हुआ है, भाजपा डर गया है। और ये नरेंद्र मोदी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो और अमित शाह हो, ये लोग तानाशाही कायम करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आज यहाँ हमारे एमपी बरपेटा लोकसभा के एमपी मिस्टर अब्दुल खालिक साहब से मुलाकात करने जा रहा हूँ। अभी कुछ सवालात करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो पहले तो सर का बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर हमें दी। और अभी सर, वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ओके सर, पहले तो बताइए आपकी पहली जो प्राइमरी शुरुआत पॉलिटिकल करियर में जो आपका शुरुआत हुआ वो कैसे रहा? देखिए, मैं गांव का, अपना गांव जो बरटरी है, बरपेटा जिला के, इस गांव में ही मेरा जन्म हुआ। और वो गांव के ही एक स्कूल 412 नंबर हल्दिया बरतरी प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ाई किया। आपको खुशी होगा जो वो स्कूल इस साल उनका सेंटिनरी शतवर्ष मनाने जा रहा है, या 2023 के 8, 9, 10 और 11 जनवरी को ये शतवर्ष सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा। तो स्कूल में जब पढ़ाई किया था तब तो मैं स्कूल का भी प्रधानमंत्री बना था। उसका प्रधानमंत्री सिस्टम था। हमारा प्राइमरी स्कूल में कोई प्रधानमंत्री बनते था, कोई खेल मंत्री बनते था, कोई सफाई मंत्री, कोई हेल्थ मिनिस्टर, ऐसा। तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया था। तो ऐसे शुरुआत हुआ। तो आपका ख्याल, जो पॉलिटिक्स में आने का ख्याल था, वो बचपन से ही था? एलपी स्कूल नहीं, प्राइमरी स्कूल में तो नहीं था, ये गलत होगा बताने में। बाद में ख्याल आया, लेकिन नहीं सोचा था इतना जल्द आऊँगा। सोचा था, ख्याल मेरा बीच में तो सिविल सर्वेंट बनने का भी ख्याल था। डॉक्टर बनने का मुझे कभी ख्याल नहीं था, लेकिन सिविल सर्वेंट बनने का ख्याल था। और पॉलिटिक्स में आने का भी ख्याल था, लेकिन नहीं सोचा था इतना जल्द आएंगे। जर्नलिज्म शुरू किया, और हाँ, हुमैन बरगोहाई जी ने काफ़ी एनकरेजमेंट दिया। और उस टाइम असम बानी और अमर असम का एडिटर रहे, असम का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल। उसने मुझे बहुत प्रेरणा दिया, इनकरेजमेंट दिया, रास्ता भी खुल कर दिया। तो आ गया, लेकिन नहीं सोचा था इतना जल्द आएंगे। अच्छा, जो मतलब आपका प्राइमरी शिक्षा हुआ, मतलब वो प्राइमरी शिक्षा या फिर माध्यमिक का शिक्षा, उसके बाद जाकर आपने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली हाँ, बिल्कुल, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। मैं तो बोला आपको, मैं प्राइमरी स्कूल का प्रधानमंत्री रहे। नहीं, जो NSUI वगैरह जो शुरू हुआ। और देखो, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं, लेकिन मैं तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट्स, जो कॉलेज का, स्कूल का जो बॉडी होते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। तो मैं हाई स्कूल में, जब मैं क्लास 8 का स्टूडेंट है, तब मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बने। वो लांगला हायर सेकेंडरी स्कूल था। कॉलेज में मैं बंगाईगांव कॉलेज में पढ़ाई किया, वहाँ पे मैं लिटरेरी सेक्रेटरी, जो पत्रिका संपादक बने। और जब मैं विश्वविद्यालय आए, यूनिवर्सिटी आए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तब मैं बॉयज़ कॉमन रूम सेक्रेटरी बना था। मैं तो पॉलिटिक्स में तो हूँ, ऐसा नहीं था, लेकिन हूँ। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कुछ, मतलब ये सवाल है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इंडिया में खास करके, उसमें कुछ ऐसा दिखता है जी, वो कुछ करप्शन के खिलाफ या फिर जो इनजस्टिस के खिलाफ, जिस तरह से बाकी देशों में या बाकी मुल्कों में होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया में मैंने असम में भी देखा है कि स्टूडेंट पॉलिटिशियन जो भी होते हैं वो अक्सर जो उनके हेड होते हैं उनको ही फॉलो करते हैं, उनके कुछ विचार के खिलाफ बोलना या फिर करप्शन के खिलाफ एक्टिवली काम करना ऐसे देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारा देश का, हमारा मुल्क का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उसका भी 2 रकम है। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टूडेंट विंग्स है, जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी का NSUI है, CPM का SFI है, बीजेपी का डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो RSS संघ परिवार का ABVP है।
तो वो अपना अपना जो आइडियोलॉजी उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आसाम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, आमसू है, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन है, ये काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। और आंसू का जो आंदोलन, ये तो हिंदुस्तान को हिला दिया था। तो ये बात सही नहीं है कि ये करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ये आंसू के आंदोलन सरकार को बदल दिया था। इतना जोरदार आंदोलन था, इतना जोरदार आंदोलन था। तो इसलिए आंदोलन होते हैं। और एक तो बड़ा बड़ा आंदोलन, एक छोटा छोटा आंदोलन। मैं जब क्लास 8 का स्टूडेंट रहे, उस टाइम हमारा इलाका के कुछ स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, पश्चिम बरपेटा पूर्व अभयापुरी छात्र कल्याण समिति। वो लोग काफ़ी उस टाइम वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। और काफ़ी कब मतलब मैं 82 83, वो तो आसाम मूवमेंट तो था। मैं 84 के बाद बोल रहा हूँ। तो उस टाइम में वो मेरा ही खिलाफ एक दफ़ा चुनाव लड़ा था मुजीबुर रहमान खान। यूडीएफ में था, बीजेपी में गया, मेरा पार्टी में भी कुछ दिन था। वो काफ़ी वो आंदोलन को लीड किया था। वो सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ, उस टाइम का जितना पावरफुल लोग, उन लोगों का खिलाफ ये आंदोलन था। छोटा छोटा आंदोलन भी होते हैं। हम लोग बड़ा आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन छोटा आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। अभी तक जो भी भारत जोड़ो यात्रा है अभी, तो इसको कितना सफल मानते हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं अभी? देखो, भारत जोड़ो यात्रा लोगों का काफ़ी रेस्पॉन्स मिला है, काफ़ी कामयाब हुआ है। भाजपा डर गया है, इसलिए भाजपा सरकार, इनका मंत्री, भाजपा के नेता सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अभी राहुल गांधी का ड्रेस कैसा होगा, राहुल गांधी का दाढ़ी रहेगा या नहीं रहेगा, इस बातों पर भी वो लोग चर्चा करने लगा। वो मंदिर में जाता है, उसके पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि भाजपा के लोग डर गया। जब डरते हैं तो लोग आलोचना भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी मिला। अभी तो बाकी है, अभी श्रीनगर तक जाएगा, राजस्थान पहुँच, जितना हुआ है उसके बारे में काफ़ी कामयाबी मिला। अच्छा, गुजरात इलेक्शन जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो ही गया अभी, आज तो सेकंड शिफ्ट का इलेक्शन है। तो फास्ट शिफ्ट को देखकर, फास्ट शिफ्ट की जो आपने कुछ देखा है शायद उसका एनालिसिस, तो क्या लगता है सरकार बदलने वाले हैं गुजरात में? देखो, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अभी दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। गुजरात के जनता से मेरा उम्मीद है वो लोग सरकार बदलेगा, क्योंकि ये सरकार गुजरात का कुछ भी विकास नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया। और गुजरात मॉडल का नाम पर देश को भी धोखा दे रहा है। क्या करेगा तो गुजरात के जनता के पता है। तो मैं उनसे विनती करेंगे, क्योंकि देश को भी धोखा दिया, विकास भी नहीं हुआ, नफरत फैलाया, इसलिए सरकार बदल होना चाहिए। और मेरा उम्मीद है सरकार बदल होगा। अच्छा, आपके नज़र में जो अभी राहुल गांधी तो पीएम कैंडिडेट है, पीएम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बढ़िया है, मतलब फिट है। अगर राहुल गांधी नहीं होते हैं पीएम के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरा कौन आदमी ऐसा है जो उसके लिए फिट होगा? देखो, नहीं होते हैं बात नहीं आते। हमारा जो अध्यक्ष खड़गे जी ने घोषणा कर दिया, कांग्रेस को अगर मेजॉरिटी मिलेगा राहुल जी प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब मैं एक छोटा सोल्जर हूँ। मैं सपोज का कोई बात नहीं है, मैं एक छोटा सोल्जर हूँ। जब कमांडर इन चीफ घोषणा कर दिया, बता दिया राहुल जी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, मैं कौन हूँ दूसरे नाम बोलने वाला? और मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ राहुल जी बने, क्योंकि राहुल जी का एक सपने है, विजन है, मैं चाहता हूँ वो बने। और आइडियोलॉजी के लिए भी बहुत फिट लगते हैं आपको? हाँ, क्योंकि राहुल जी तो काफ़ी मेहनत कर रहा है, और इतना प्रोवोकेशन के बाद भी वो जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी उसको नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ा बात, राहुल जी डरते नहीं। ये मोदी सरकार के खिलाफ हिम्मत के साथ हर बातों पर आवाज़ उठाना एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान में, वो राहुल गांधी है। और जो इकोनॉमी पर या फिर जीडीपी पर जितने भी टफ मसले हैं, उस पर जो भी क्रिटिकल एनालिसिस किए थे मतलब राहुल गांधी ने, वो भी बाद में साकार हुआ।
हमने देखा है जो कोविड को लेकर बोला था या फिर जीडीपी को लेकर बोला था, जीएसटी को लेकर, तो मेरे ख्याल से आप उससे भी बहुत मतलब ज़्यादा सहमत होंगे कि राहुल गांधी बहुत फिट है उन बातों पर भी। नहीं, बिल्कुल। जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, कोविड हो, जितना जितना प्रेडिक्शन किया था सारे सच हो रहा है। तो उसका इकोनॉमिक विजन भी है और इसलिए हम लोग चाहता हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बने। पहले आप एमएलए बने, उसके बाद एमपी बने, तो क्या मतलब आपने कुछ एक्सपेक्टेशन उतना किया था पहले जो एमपी बनने का था सपना, ऐसा था कुछ? देखो, मैं एमएलए तो एक दिन नहीं बने। हाँ। मैं 2000 तक मीडिया में रहे, 5 साल मीडिया में काम किया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस में भी 5 साल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कार्यकर्ता बन के। उसके बाद मुझे नॉमिनेशन मिला और लोगों ने मुझे चुन के भेजा, विधानसभा में भेजा। तो दो दफ़ा में एमएलए रहे। उसके बाद पार्टी भी मौका दिया, जनता भी मौका दिया, मुझे एमपी बनाया। मेरा सवाल ये था कि आप कितना खुश है, मतलब कितना सफल मानते हैं खुद को, जो एमएलए के बाद एमपी बनना, अभी कितना सफल मानते हैं खुद को? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 5 बार एमएलए होते हैं फिर एमपी नहीं बन पाते, तो आपको इतना खुशी, कितना खुशी है? देखो, बात खुशी का नहीं है, हर पोस्ट एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब एमएलए बने वो एक जिम्मेवारी था, जब एमपी बने ये भी एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने दिया, पार्टी ने दिया, उसको निभाना होगा, वही कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, ये तो देखो, मैं तो कोई अमीर आदमी का लड़का नहीं था। मेरा ख़ानदान में भी किसी ने सियासत में नहीं था, कोई नहीं था ख़ानदान का। तो एक आम आदमी, गरीब घर के लड़का, देश के सबसे बड़ा फोरम लोकसभा पहुंच गया, तो खुशी का बात तो होगा। यही हमारा लोकतंत्र की मुहिमा है। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोली आपने, तो आपने 2019 से जब मतलब अभी एमपी है, तो 3 साल में ऐसे 3 काम बताए जो आपने किए हैं। देखो, खास करके 3 काम, मतलब और भी हो सकते हैं, मैंने 3 काम पूछे हैं। देखो, हम लोग विपक्ष में हो, हाँ। विपक्ष में हूँ, विपक्ष में रह के काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम का एक ही जो संसद पूंजी, जो एमपी लैंड, उसके अलावा हमारा पास कोई फंड नहीं है। लेकिन हम लोग आवाज़ उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाता हूँ, पार्लियामेंट का बाहर भी आवाज़ उठाता हूँ। डी वोटर के लिए मैं प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आया। इरोशन का मुद्दा, ब्रह्मपुत्र इरोजन या बेकी, सारे ब्रह्मपुत्र बोलो, बेकी बोलो, मानस बोलो, आई बोलो, और जितना नदियाँ है सारे को जितना कटाव, इरोशन, ये मुद्दा हमने उठाया। डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा उठाया। बारपेटा सत्र नगरी को हेरिटेज सिटी होना चाहिए, ये मुद्दा भी उठाया। लोगों का जितना इश्यूज है ये सारे हम लोग उठाए। सरकार काम कम करते हैं, सरकार बात ज़्यादा बोलते हैं। बीइंग एन अपोजिशन मेंबर, मेरा काम है पार्लियामेंट का बाहर और भीतर सरकार के नज़र में सारी चीज़ लेके आना। ये काम तो मैंने किया। हाँ, आपको पता है अशोक पेपर में, ये आसाम अकॉर्ड में, आसाम समझौता में भी था। जब मैं विधायक रहे तब भी असेंबली में उठाया, और एमपी बनकर भी पार्लियामेंट में भी उठाया। तो अशोक पेपर मिल का रिवाइवल तो नहीं हुआ, लेकिन सेम कॉम्प्लेक्स में देश के सबसे पहला जो MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वो अशोक पेपर मिल कॉम्प्लेक्स जोगीघोपा में हो रहा है, जहाँ पे हाईवे का कनेक्शन होगा, रेलवे का कनेक्शन होगा, नेशनल वाटरवेज का कनेक्शन होगा, और इन फ्यूचर एक एयरपोर्ट भी होगा। वो जो एंटायर लोअर असम का इकोनॉमी बदल जाएगा। ये बड़ा काम तो यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये 2019 के बाद हुआ? हाँ, ये मैं एमपी होने के बाद ही इसका शिलान्यास हुआ। गडकरी जी वर्चुअली किया था, मैं बीमार था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैं भी वर्चुअली था। तो ये तो एक बड़ा काम है। देखो, और जो बेकी का जो इरोशन, जो कटाव बेकी का, ये मुद्दा पहले से मैं उठा रहा हूँ। जब एमएलए था तब भी उठाया था। मैं आज खुश हूँ कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन भारत सरकार के, इन लोगों ने ये बेकी इरोशन कंट्रोल के लिए 700 करोड़ सेंक्शन किया।
उसका टेंडर भी हो गया, अभी काम शुरू होने वाला है। ये भी एक बड़ा काम है। तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम करना सरकार का जिम्मेवारी है। MP MLA दे कैन जस्ट रेज देयर वॉइस, दैट वी आर डूइंग। हम लोग अपना आवाज़ उठा रहा हूँ, काम करने का जिम्मेवारी सरकार का है। अभी देखिए, ब्रह्मपुत्र का जो आपने बोला, ब्रह्मपुत्र हो या फिर बेकी हो, इसको लेकर बहुत चर्चा है। मतलब जो हाल ही में कलकाचिया में एक ये हुआ था, जो ब्रिज का दोनों ओर से मतलब गिर गया था, ज़मीन गिर गया। तो ब्रह्मपुत्र हो या फिर बेकी हो, इसको लेकर आपने कुछ ऐसा कदम उठाया जो माइनॉरिटी एमएलए हो या फिर लोअर असम के एमएलए हो, एमपीस हो, पॉलिटिशियन हो, सबको मिलकर मतलब एक आवाज़ उठाने की कोशिश किया आपने कि सारे एक साथ आ जाओ कि ये मुद्दा बहुत जोर और शोर से बोल पाए? देखो, मैं जो हमारा एक दिशा कमेटी रहते हैं, बरपेटा का मैं चेयरमैन हूँ। तो दिशा का मीटिंग में सारे MLA, पार्टी का कोई बात नहीं, सारे पार्टी का MLA हम लोग एक साथ वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया, एक साथ आवाज़ उठाया। जो कटाव का जो मुद्दा, इरोशन का, ये लेकर सारे इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सारी रिप्रेजेंटेटिव इसमें कंसर्न है, सारे ने आवाज़ उठाया, मैं भी आवाज़ उठाया। वो कोशिश चल रहा है, लेकिन सरकार को जितना कम करना चाहिए तो उतना नहीं किया। क्योंकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड बोल के एक बोर्ड है हमारा, उसमें एलोकेशन कम हो गया है, उसमें काफ़ी पोस्ट वैकेंट है, अभी तक काम नहीं कर रहा है। काम करने से बहुत काम होने वाला था। तो सरकार अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुश्किल हो गया। जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हुआ था, एक कल ही परसों हुआ था, बदरुद्दीन आजमल ने कुछ कहा हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर या फिर बाकी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये UDF से बहुत बार हमने देखा है कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो हाल ही में जो बोला है बदरुद्दीन आजमल ने, आपने सुना है वो? जरूर सुना है, और बदरुद्दीन आजमल का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसमें 3-4 दफ़ा है। देखिए, पहला बात है, देखो कोई भी ये सब बात बोलना ठीक नहीं है जी। ये कम्युनिटी 40 साल में कोई भी बात आप जनरलाइजेशन मत करो। मुसलमान में भी काफ़ी लोग हैं जो 40 साल तक शादी नहीं करते हैं, एक भी नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं। और मैंने देखा जो ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत जल्द शादी करते हैं। शादी देखो, जब सेटल होते हैं, जो एजुकेटेड लोग सेटल होने के बाद ही शादी करते हैं। और जब अपना बीवी को आप नहीं खिला पाएगा, बच्चे को बड़ा नहीं कर पाएगा, ये भी एक बात है ना। तो ये जिम्मेदारी का भी बात है। तो शादी कौन कब करेगा, किसी को डिक्टेशन देने का हक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कम्युनल भड़काऊ भाषण है, और ये मुझे लगता है ये बीजेपी का ही डिक्टेशन है। और डिक्टेशन मुताबिक बदरुद्दीन जी ने ये बताया, लेकिन बात ये नहीं है ये पहला बदरुद्दीन जी बताया। फिजूज हजारिका भी मुसलमान औरतों का खिलाफ बहुत कुछ बोला है, और काफ़ी लोग, कितना लोगों का नाम लेंगे, अनुराग ठाकुर बोलो आप, आप नुपुर शर्मा बोलो, कितना लोग भड़काऊ भाषण दे रहा है। यहाँ आसाम में आप खुद मुख्यमंत्री बोलो, और कितना लोग भड़काऊ भाषण दे रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात बोलेंगे आप? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो जब खुद मुख्यमंत्री, सरकार के जो मुखिया, सरकार के मुखिया भड़काऊ भाषण देता है, कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा? मंत्री और मुख्यमंत्री जब भड़काऊ भाषण देते हैं, कौन मेंटेन करेगा? लेकिन हाँ, बदरुद्दीन एक MP है, बदरुद्दीन जी एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, बदरुद्दीन जमीयत उलेमा के हेड है। ऐसा बात वो नहीं कहना चाहिए। तो और क्या कहा बदरुद्दीन जी ने? बदरुद्दीन जी ने बोला मुख्यमंत्री का पास दौलत है, पावर है, उनको 4-5 लड़कियां लेना चाहिए। ये तो पूरा फ्यूडल स्टेटमेंट है। ये ख्वातीन का खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे बिल्किस बानो को कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था, क्योंकि उनका पास ताकत था, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिविलाइजेशन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आधुनिकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बदरुद्दीन जी को बात बहुत, वो माफ़ी मांगा, माफ़ी ही काफ़ी नहीं है। और बात तो बोला हिंदी में, माफ़ी मांगा दूसरे भाषा में, जो भी हो, आसामीज़ में भी नहीं मांगा मुझे जहाँ तक पता है, जो भी हो। लेकिन आप देखो, सारे चीज़ आप बोल के देगा और माफ़ी मांगेगा, ऐसा नहीं होते हैं। और आप मामूली आदमी भी नहीं हो, आप मामूली आदमी, आप 3-3 दफ़ा के MP हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, आप जमीयत उलमा का हेड हो, तो आपको बात बोलने में तो आपको टांग को कंट्रोल में रखना चाहिए ना। तो ये आपको लगता है कि ये
बीजेपी की स्क्रिप्ट से बोला है। मुझे तो लगता है, और उनका भाई भी खुलेआम मुख्यमंत्री को बोला था सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है बदरुद्दीन जी के भाई। तो मुझे तो लगता है वो हमेशा वो कम कर। अभी आपने बताया कि जो काम होते हैं एज एन एमपी, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को राइज करना होता है। तो अभी आपके सामने जो चुनौतियां हैं अपने क्षेत्र में, तो कुछ ऐसे चीज़ को बताए जो आप अगले 3 साल में 2 साल में करने वाले हैं। देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक सरकार नहीं होते, सरकार नहीं होने से विपक्ष के एमएलए, विपक्ष के एमपी ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप जो वॉइस राइज करने की बात बोली है वो किस किस इशू पे आप बात। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा काम आवाज़ उठाना, वो काम मैं कर रहा हूँ। किसी ऐसा ऐसा कुछ कोई मुद्दा नहीं है जनता के जो मुद्दा में और पार्लियामेंट पहुँच नहीं पाया, उठा रहा हूँ और उठाएंगे। जो जो मुद्दा आएगा, देखो फिक्स नहीं होते हैं मुद्दा, कुछ मतलब कुछ खास मुद्दा, कुछ डेवलपमेंट का मुद्दा फिक्स होते हैं। जैसे हमारा इरोशन कंट्रोल का मुद्दा है, जैसे बरपेटा टाउन का डेवलपमेंट का मुद्दा है, जैसे ऑल्टरनेटिव रेलवे कनेक्शन का मुद्दा है, जैसे ऑल्टरनेटिव नेशनल हाईवेज का मुद्दा है, ये फिक्स्ड है। लेकिन ऐसा भी कभी जैसे गोरुखुटी का इंसिडेंट हुआ, ये तो आप नहीं बोल सकते कब क्या आएगा। तो जनता को सारे मुद्दा में उठा रहा हूँ और उठाते रहेंगे, विकास हो या बेइंसाफी हो, सारे मुद्दा में उठा रहा हूँ और उठाते रहेंगे। और मैं एमपी रहे नहीं रहे एक बड़ा बात नहीं है, जनता के मुद्दा में उठाते रहेंगे। जो भी फोरम मुझे मिलेगा वही फोरम में उठाते रहेंगे। जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जेसीबी या बुलडोजर का बहुत इस्तेमाल किया है सरकार ने, चाहे ये असम में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो। तो इसका मतलब कुछ कनेक्शन है हिंदू राष्ट्र बनाना, कुछ ये करना, तो ये कौन सी तरीके से हो रहा है? देखो, बुलडोज कल्चर ये हिंदू राष्ट्र जो ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग हिंदू धर्म जो कहते हैं उसका भी खिलाफ है। हिंदू धर्म क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम। ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सारे ये विश्व ब्रह्मांड जितना जीव है सारे कुटुम्बकम है। लेकिन ये लोग ये नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जत्रो जीव तत्रो शिव। ये लोग मानते हैं क्या? और स्वामी विवेकानंद से बड़ा हिंदू कोई है क्या? इन लोगों का जो हिंदू कहते हैं, ये बनिया के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा है हिंदू कबारा के साथ। तो ये बुलडोज कल्चर, ये डिक्टेटरशिप है, तनाशाही है। हम लोग ये तनाशाही का खिलाफ है। और कोई भी लोकतंत्र, तनाशाही जब तक स्ट्रांग रहेगा, लोकतंत्र स्ट्रांग नहीं रहेगा। और सारे लोकतांत्रिक लोग बुलडोजर कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। मतलब हाल ही में मदरसा को भी टारगेट किया, तो उस पर आपका ये तनाशाही है। देखो, आपने तनाशाही देखो, ये लोग राम राज्य बोलता है। भगवान राम कब बुलडोज चलाया था मुझे बोलो? हम लोग तनाशाही का खिलाफ है। और ये नरेंद्र मोदी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो और अमित शाह हो, ये लोग तनाशाही कायम करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत मतलब आंदोलन हो रहे, मतलब जगह जगह पर लोग धरने पे है, तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए आप? देखो, अभी तो देश में, मुल्क में हमारा 2 ही सरकार है, वहाँ पे हम लोग लागू कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारा सरकार आएगा ओपीएस लागू होगा। असम में भी होगा? अगर सरकार आएगा तो होगा। मतलब 2026 में अगर सरकार आएंगे तो ओपीएस लागू होगा असम में? हमारे उम्मीद है सरकार आएगा और हम लोग लागू करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन की एक कोटा है उसको बरकरार रखा है। तो आपको लगता है कि ये सही है? मतलब मैंने जो एनालिसिस किया है, लगभग 90% लोग ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं इंडिया में। बहुत सारे लोग, मतलब 8 लाख से इनकम कम वाले जो भी आदमी है, जो भी फैमिली से, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। और उस मतलब क्राइटेरिया से तो 90% लोग इंडिया के 8 लाख से कम कमाने वाले में ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है, ईडब्ल्यूएस गलत हो रहा है, सही में होना? मैं ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट करता हूँ। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसको सपोर्ट करता हूँ।
जो क्राइटेरिया है 8 लाख पर ईयर का इनकम, उसको लेकर देखो क्राइटेरिया का बात तो बीच बीच में चर्चा होगा, 8 लाख होना चाहिए या 10 लाख या कम होना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस बरकरार रहना चाहिए। लेकिन उससे तो 95% लोग मतलब वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल ही रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ 10% रिजर्वेशन का, अगर उसमें 90% लोग। देखो इतना ये भी काफ़ी लोग हैं जो एससी भी नहीं, एसटी भी नहीं, ओबीसी भी नहीं, इन लोग का भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। उसका ही 90% एनालिसिस में आप पाएंगे तो पूरे भारत का 90% लोग ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही आ जाते हैं। अगर उससे भी मतलब एससी एसटी को निकाल दे तो बहुत सारे लोग मतलब 95 के आसपास हो जाएंगे। देखो मैं एससी एसटी रिजर्वेशन को भी सपोर्ट करता हूँ। वो तो मैंने भी किया है, वो भी सपोर्ट करता हूँ। मैं ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट करता हूँ। जो कमियां है इसको एनालिसिस करना होगा, रिव्यू करना होगा, उसके बाद एक्शन होगा, लेकिन मैं इसका सपोर्ट में हूँ। ये बहुत बड़ा इशू है, देश में बहुत बार इसको रेज किया है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या फिर राइटर्स को, ऑथर्स को अरेस्ट किया है, 3-3 साल तक जेल में है। उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट, शर्जील इमाम, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। तो उसका कुछ मिसयूज़ नहीं हो रहा आपको लगता है? मिसयूज़ तो हो रहा है। अभी जितना ये काले कानून है या यूएपी है, ये है, देखो सरकार किसका खिलाफ एक्शन ले रहा है? आइदर माइनॉरिटीज़, नहीं तो सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, इन दोनों का खिलाफ ही। अगर देखो ईडी का जो ऑपरेशन, एक भी रूलिंग पार्टी का लोग करप्शन नहीं करते हैं। एक भी रूलिंग पार्टी का लोगों का जो इनकम से उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है क्या? एक भी सीबीआई इंक्वायरी क्यों रूलिंग पार्टी का लोगों का खिलाफ नहीं होते हैं? कोई भी भ्रष्टाचार में नहीं है क्या? तो ये सुचाता है कि ये सरकार अपना वेंडट्टा पॉलिसी चला रहा है और कानून को गलत इस्तेमाल हो रहा है। यूएपी हो, जो भी कानून हो, ये कानून का कभी कभी तो कानून का तो ज़रूरत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल है। शर्जील इमाम का बात अलग है, उमर खालिद का बात अलग है। क्योंकि देखो शर्जील इमाम को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसका बयान आपने सुना है जो जिसको लेकर सुना है? देखो शर्जील इमाम को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ वो, लेकिन उमर खालिद का बात अलग है। देखो उमर खालिद एक आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्यों शर्जील इमाम को क्यों सपोर्ट नहीं करते, वो क्लियर करिए, मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे शायद ये वीडियो। नहीं, शर्जील इमाम आपको असम को अलग करने के बाद कहा था, सेपरेशन को, मैं जितना मुझे तक पता है, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा सेपरेशन का खिलाफ। देखो ये जो सेपरेशन फीलिंग ना, ये देश के लिए खतरनाक है और देश को जुड़ना है, देश को अलग नहीं करना है, और भड़काऊ भाषण कोई लोग देना नहीं चाहिए। इसलिए शर्जील इमाम और उमर खालिद का बीच में फ़र्क है, मेरा विचार में फ़र्क है। मतलब एक्चुअली वो क्या कहते थे कि वो उसमें जो नेक कॉरिडोर है, देखो उसमें प्रोटेस्ट के तहत दोनों हिस्सों को इकोनॉमिकली सेपरेट कर देंगे ताकि वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। कुछ दिन के लिए ये करने वाले थे, उसको डायरेक्टली सोवरेन स्टेट बनाएंगे, इसको उसको अलग कर देंगे, ऐसा नहीं। ना वो भी गलत है। देखो शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग फैसला करेंगे। आपको कहने का कोई हक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का प्रोटेस्ट कैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट का लोग डिसाइड करेगा। दिल्ली का प्रोटेस्ट कैसा होगा, दिल्ली का लोग डिसाइड करेगा। देखो ये मैं शर्जील इमाम को बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, आप जैसे भी बोलो। नहीं, मैं शर्जील इमाम की बात नहीं कर रहा। मतलब दिल्ली में अगर कुछ सपोर्ट करना या नहीं करना, मैं किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल, वो तो आपका पर्सनल है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दिल्ली में कुछ गलत हो तो आसाम के लोग नहीं बोल पाएंगे। बोल तो पाएगा, लेकिन ऐसा मत बोलो जो अलग कर दो। ना ऐसा मत बोलो अलग कर दो। देखो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम लोग हिंदुस्तान के साथ है, हम लोग हिंदुस्तान के हिस्सा है। वो तो सॉवरेन स्टेट तो मानते हैं। मरेंगे या बचेंगे हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे। हाँ, वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा रहेंगे, वो तो अलग है। लेकिन ठीक है, आपका एनालिसिस है, आपका ओपिनियन है। तो 2024 में बीजेपी को हराने का कुछ प्लान है आपके पास, कुछ क्या टारगेट है? देखो मेरा तो छोटा एरिया है ना। नहीं, एज एन एमपी आप दिल्ली में होते हैं अभी। दिल्ली में होने से मैं एक हमारा पार्टी का एक एमपी हूँ। लेकिन मेरा पार्टी इसका पूरा प्लान बना रहा है
कैसे हराएगा, उसका प्लान बन रहा है। और वो प्लान से भी महत्वपूर्ण है, जनता जनार्दन ठीक करेगा। जनता अभी बीजेपी से रुष्ट है, जनता इसको बदल देगा। अच्छा, अगर विकास पे, ये लोग विकास पे चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है अगर विकास पे चुनाव होगा ये लोग हार जाएगा। इसलिए ये लोग हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन नफरत पे कितना चुनाव जीतोगे? मतलब ये बात तो तय है कि आप तो मतलब उतना बोल नहीं पाएंगे। ये अभी 2024 बहुत दूर भी है, मतलब 2023 है बीच में। लेकिन जो प्लानिंग के तहत आपको ये करना है, तो उसमें ये प्लान कैसे आ गया कि आप वो बीजेपी कुछ कर नहीं रहा तो आप करेंगे, मतलब कांग्रेस क्या करेंगे उसको बोलिए। देखो, कांग्रेस का प्लान है, हाँ, कांग्रेस का प्लान है हिंदुस्तान को ताकतदार बनाना, हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़ा ताकत बनाने का प्लान है। हमारा जो गरीबी है उसको हटाना है, हमारा जो अभी जो डिमोनेटाइजेशन के लिए हमारी इकोनॉमी जो कमज़ोर हुआ इसको मजबूत बनाना है, जीएसटी को जो कमियां है उसको दूर करना है। हमारे सारे प्लान हैं। हाँ, तो ये पेट्रोल की दाम हो या फिर गैस की दाम, इसको कांग्रेस का जब शासन रहे, कांग्रेस शासन में कभी जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ा था तभी बढ़ा था, नहीं तो नहीं बढ़ा था। लेकिन ये भाजपा के हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम टूट रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ था कांग्रेस का शासन में। इन्फ्लेशन तो एक लेवल पे होगा, वो बात अलग है, लेकिन जब इंटरनेशनल में नहीं होता हमारे यहाँ क्यों होगा? और मनमोहन सिंह को आप प्रेज करना होगा, जब सारे दुनिया में इन्फ्लेशन था तब हिंदुस्तान मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उसको ओवरकम किया था। हाँ, वो तो मानते हैं, दुनिया मानते हैं वो। लेकिन मैंने ये पूछा था कि जो पेट्रोल की दाम है वो फिर से कम होने की चांसेस है कुछ? देखो, मैं ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो कर नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग, हमारे सरकार होने से हमारे लीडरशिप ये तो तय करेगा जब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, जब तक नहीं बढ़ते तब तक यह नहीं बढ़ेगा, ये तो देखेगा। गैस की दाम, पेट्रोल की दाम सब। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा हम लोग आने से ही एक दिन में सब कम हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। देखो, नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे चीज़ों को फ्री में करने की कोशिश की है, बिजली की बिल, पानी के बिल। तो आप कांग्रेस की तो मतलब देखो, आम आदमी का अभी तक 2 स्टेट में सरकार है। हाँ, और वो उसका भी एक हाफ स्टेट है। हाँ, पंजाब में क्या होगा, पंजाब में कितना वो लोग कामयाब होगा, उसके ऊपर आप बोल सकोगे। पंजाब में वो भी उनका सरकार का अभी तक 1 साल नहीं हुआ। हाँ, 1 साल तो जाने दो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली स्टेट हाफ सरकार है, पूरा सरकार नहीं है। ये पूरा प्रोविंस नहीं है, हाफ है। हाँ, पुलिस उनका पास नहीं है, और दिल्ली तो एक मेट्रोपॉलिटन जैसा है। हाँ। तो इसीलिए आम आदमी का पूरा असेसमेंट के लिए टाइम लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।